नमस्कार। संधान में आप सबका स्वागत है। कई बार सोचती हूँ कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जो समय है उसमें 19वीं शताब्दी जो है, ऐसा लगता है कि जाते जाते 20वीं शताब्दी को जो विरासत सौंप कर गई, उसमें हिंदी के ऐसे दैदिप्यमान साहित्यकारों की पूरी निहारिका हमको मिलती है। सन 2011 का साल कितने सारे साहित्यकारों की शताब्दी का साल था। नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल और अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आज हम अज्ञेय जी के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत कवि के शब्दों में और कवि के स्वर में करना चाहूँगी। सुनते हैं हम अज्ञेय जी के स्वर में अज्ञेय जी की कविता। क्षमा कीजिएगा, कुछ टेक्निकल ऐसा प्रश्न मुझे नज़र आ रहा है। अज्ञेय जी की कविता सांप कविता, जो मैंने आपके लिए खास चुन के रखी थी। मैं अपने साथी से कहूँगी कि थोड़ा सा मुझे कंप्यूटर में मदद करे। इसके बीच हम आज हमारे साथ हिंदी साहित्य के प्रखर विद्वान डॉक्टर भोला भाई पटेल हमारे साथ आज कुछ बातें करने के लिए आए हैं। उनका इरादा सवालों के जवाब देने का नहीं है, और बात भी सही है। आपकी बात केवल जवाबों में सीमित नहीं हो सकती और मेरी भी बात केवल सवालों में सीमित नहीं हो सकती। अज्ञेय जैसी प्रतिभा हमारे बीच जब आई, किस ऐसी प्रतिभा, कौन सा साहित्य स्वरूप उन्होंने नहीं आजमाया। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा बनने के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि उस समय का साहित्यिक वातावरण तो था ही, लेकिन डॉक्टर साहब आपने तो अज्ञेय पर शोध कार्य किया है, तो मैं थोड़ा और आपको कुरेदना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी दूसरी परिस्थितियाँ थी जिन्होंने अज्ञेय को आकार दिया। उस समय की कुछ हम बातें अपने छात्रों को भी बताएं। बिंदु जी, जो बात आपने कही जी, कि किस तरह से ये 20वीं शताब्दी की का ये समय जिसमें अज्ञेय जी ने जन्म लिया जी, वो सारे देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। 1911 में अज्ञेय जी का जन्म हुआ और 1915 में गांधी जी भारतवर्ष में आए जी जी, और स्वतंत्रता का आंदोलन छिड़ दिया। और इसके बाद देश में स्वतंत्रता के आंदोलन के कारण एक भारी उथल पुथल मच गई। और ऐसे परिवेश में अज्ञेय और अनेक ऐसे साहित्यकार और अनेक ऐसे चिंतक आए जो इस देश को बाद में दिशा दृष्टि देने वाले सर थे। मुझे लगता है कि वो तो विराट ऐसी प्रतिभाओं का पूरा युग था जी, है ना। हाँ। कितने पूरे परिदृश्य में देखिए कि राजनीति हो या धर्म का क्षेत्र हो या साहित्य का हो, समाज का हो, कैसी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हमें उस युग में मिली हैं। वो एक बात भी है, तो कवियों के लिए तो महत्वपूर्ण है। 1911 में अज्ञेय का जन्म हुआ, हाँ? और 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार मिला, और सारी दुनिया में भारतवर्ष का नाम साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुआ। तो गांधी और रविंद्र दोनों ऐसे युग पुरुष थे, हाँ, जिनका प्रभाव उससे बचना ही संभव नहीं था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम अब सुन सकते हैं अज्ञेय जी की आवाज में वो कविता। हमारे बंधु ने हमारी मदद कर दी है। लगता है कि यंत्रों की भी एक सीमा है। खैर छोड़िए। आपने जो कहा कि गांधी और रविंद्रनाथ से बचना संभव नहीं है, रविंद्रनाथ ने भी अनेक साहित्य स्वरूपों में काम किया, और ऐसे में ऐसा लगता है कि क्या वही साहित्य स्वरूप की परंपरा अज्ञेय को भी प्रभावित करती है। और मुझे लगता है कि रविंद्रनाथ को जो अपना जीवन मिला था, जो परिवेश मिला था,
पूरी जमींदार परिवार की परंपरा। और वो तो अज्ञे का तो जन्म ही सर कैसा अद्भुत है कि जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन कुशीनगर में उनके पिता हीरानंद वात्स्यायन ने खुदाई के दौरान क्या पाया, महानिर्वाण की मुद्रा में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को पाया। तो उसी दिन उनका जन्म हुआ और उनका नाम रखा गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। कहते बचपन में उनको सच्चा कहा जाता था घर में। मैंने देखा है अज्ञे जी को, आपके साथ जब अज्ञे जी आए थे यहाँ अहमदाबाद में थे तब उनके बड़े बड़े लंबे लंबे कान और उनकी ऊंची पूरी कदकाठी, आपको वो महावृक्ष के नीचे हाँ वो काव्य संग्रह भी हमको अचानक उनको देखकर याद आ जाता है। ऐसे सच्चिदानंद को यानी अज्ञे जी को घर पर ही उनके पिताजी ने शिक्षा दीक्षा देने का काम किया। वो सोचते हैं कि ये पढ़ाने वाला जो माहौल है, कई बार लगता है ये ढांचा जो है पाठ्यक्रम का वगैरह, वो उनकी प्रतिभा को शायद कुंठित कर देता। ऐसे जागृत पिता ने अज्ञे जी को घर पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी सबकी दीक्षा देने का प्रबंध किया। मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि शेखर एक जीवनी में ऐसा है कि नायक है, उसको कल फांसी होने वाली है। तो क्या अज्ञे जी को जेल का ऐसा सघन अनुभव रहा होगा? हाँ, आप तो उनके साथ रहे भी हैं। हाँ, बताइए जरा। ये बात है कि वो समय था जब एक और गांधी जी के मार्ग पर चलने वाले सत्याग्रही अहिंसा का मार्ग लेकर के देश को स्वतंत्र करने चले थे। अच्छा। और दूसरे ऐसे विद्रोही विप्लवी वीर थे जो मानते थे कि अंग्रेजी जो सत्ता है वो बिना क्रांति या बिना विद्रोह वो हटेगी नहीं। तो क्रांतिकारियों का एक दल वो हिंसा के मार्ग के द्वारा देश को आजादी के मार्ग पर ले जाना चाहता था। ऐसे दल के बीच अज्ञे जी एक थे। और सब छात्रों को भी आश्चर्य होगा कि वो भगत सिंह के दल में थे और बम बनाने के आरोप में उनको गिरफ्तारी हुई और उनको जेल की सजा हुई। अच्छा, वो बम बना रहे थे लेकिन सबको बता रहे थे कि वो साबुन बना रहे हैं। नहीं, वो तो बताना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो सरकार पकड़ ही लेगी। लेकिन वो पकड़े ही गए और राजद्रोह के आरोप में उनको फांसी की सजा भी होने की संभावना थी। जो अनुभव उनको हुआ वह अनुभव शेखर एक जीवनी जो उपन्यास उन्होंने बाद में लिखा उसमें वो अनुभव जो फांसी की संभावना का यानी मृत्यु के साक्षात्कार का अनुभव, मृत्यु के साक्षात्कार का वो उनकी सृजनात्मक चेतना को जगाने में निमित्त रूप बना होगा। बिल्कुल। पर मेरा ख्याल है वहां तक उन्होंने शुरुआत तो कविता से की थी। हाँ, 1926 में 15 साल की उम्र में वो 26 उन्होंने कविता शुरू कर दी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, वो बता रहे हैं कि एक अनुभव ऐसा है कि वो किसी ने उनको भूमरी दी, जिसको हम गुजराती में भमरड़ा बोलते हैं। हाँ। लेकिन वो कहते कि जब वो घूमती थी तो बोले नाचत भूमिरी, भूमि तो भूमरी पर से भूमि नाच रही है। ये जो आविष्कार उनका वो एक बालक सच्चिदानंद का है। बताया जाता है कि उनका वो जब जेल में थे तब वो कहानियां लिखकर उन्होंने भेजी बाहर और जैनेंद्र जी ने उनको अज्ञे नाम दिया। एक रहस्यपूर्ण, क्योंकि जेल से बाहर आई थी, नाम नहीं दिया जा सकता था। तो जब छापने के लिए प्रेमचंद को दी तो प्रेमचंद ने पूछा कि क्या नाम है लेखक का, तो उन्होंने लेखक अज्ञे है। अच्छा। तो इस तरह से नाम प्रेमचंद ने अज्ञे नाम से छापी। तो अज्ञे नाम उनके साथ जीवन भर रह गया और हम भी आज उनको अज्ञे के नाम से ही जानते हैं। बराबर। और मैं देख रही हूँ कि कविता से प्रारंभ करता है, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान मुझे लगता है कि वो उपन्यास के क्षेत्र में उनका है। 1940 में वो शेखर एक जीवनी लेकर आते हैं और एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास की जो प्रवृत्ति थी जैनेंद्र ने जिसको आरंभ किया था उसमें शेखर एक सीमा स्तंभ बनकर आया। 2 खंड मिलते हैं हमको 1940 और 1944 में, लेकिन बाद में वो कह रहे थे कि वो तीसरा खंड भी लिख रहे हैं। नहीं, उनके साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि तीसरा खंड भी लिखा गया है। तो मैंने उनसे पूछा
कि क्यों प्रकट नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि तब प्रकट हो गया तो हो गया होता, अब तो दूसरे सिरे से उसको लिखना होगा। तो ये जो 3 भागों में कल्पित उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित हुआ है और हिंदी में एक सीमा स्तंभ रूप माना गया है। तो शेखर एक जीवनी से हिंदी उपन्यास में एक नए प्रकार के उपन्यास लेखन का आरंभ होता है, जो बाद में उसकी जोड़ के उपन्यास हिंदी में बहुत कम है। बहुत कम है। एक नई डगर बनाने का काम उन्होंने किया। ये बात अलग है कि जमीन थोड़ी जैनेंद्र ने गोड़ी थी जरूर, लेकिन उस पर सीमा स्तंभ तो अज्ञे जी ने लगाया। सर, एक बहुत अच्छी संभावना ये हुई है कि अब हम फिर एक बार कोशिश करते हैं कवि के स्वर में कवि की कविता सुनने की। हमारे मित्र ने हमारे लिए ये उपलब्ध करवाया है। सांप। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया? कुछ और रचनाओं के बारे में भी हम बात करेंगे। आप अपने इस पर्दे पर देख सकेंगे अज्ञे जी का जन्म 1911 में और 87 में उनका अवसान हुआ। और एक अद्भुत संयोग ऐसा है, कई बार वो विलक्षण भी लगता है कि वो उसी सप्ताह गुजरात आने वाले थे हमारे मूर्धन्य कवि शमशेर बहादुर सिंह से मिलने, लेकिन वो आ नहीं पाए। अज्ञे जी की कविता 1926 में पहले लिखी गई और पहला संग्रह उनका भग्नदूत। देखिए आप अपने पर्दे पर उनके समग्र काव्य संग्रह 2 खंडों में, सदा नीरा भाग 1 और 2, और बाद में 2 संग्रह ऐसे आए, नदी की बांक पर छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है, और अंतिम मरुथल। अच्छा, मैं जो मरणोत्तर प्रकाशित अच्छा, तो मैं अभी उस सुख से वंचित हूँ, यानी वो सुख अभी मेरे लिए बाकी है। उनके ये काव्य संग्रह के कुछ मुख्य पृष्ठ हमने आपके लिए उपलब्ध करवाए हैं। उपन्यास अभी हमने जिसकी बात की, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, एक ऐसा उपन्यास जिसने मनोवैज्ञानिक रचना पद्धतियों का प्रयोग पहली बार हमारे सामने खोला। उपन्यास के बाद उनका विशेष योगदान, ये उनकी 3 रचनाएं हैं। केवल 3 उपन्यास और हिंदी उपन्यास के इतिहास में आप एक अद्वितीय स्थान प्राप्त करते हैं। कहानी संग्रह, समग्र कहानियाँ उनकी 2 खंडों में मिलती है, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ। यात्रा वर्णन, कहते अज्ञे जी प्रवास के, यात्रा के बहुत शौकीन थे। पूरा भारत उन्होंने लगभग अपने पैरों तले अनुभव कर लिया था और विदेश में भी काफ़ी रहे। और केवल घूमना नहीं, उसको दर्ज भी करना, उनकी रचनाओं को भी उनकी यात्राओं ने समृद्ध किया है। और एक यात्रा में तो डॉक्टर साहब आप भी उनके साथ रहे। नहीं, वो वृंदावन की यात्रा में। हाँ। ललित निबंध, कुट्टी चातन नाम से आपने निबंध लिखे, और मुझे अभी कहाँ है द्वारका, ये निबंध संग्रह देखने को मिला है। निबंधों में उनका जो ललित निबंध में एक विद्यानिवास मिश्र आदि की जो परंपरा है, उसमें अज्ञे जी एक कड़ी जोड़ते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात ये भी याद आ रही कि आप भी गुजराती के एक बहुत बड़े निबंधकार हैं, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आपके निबंधों को भी इन हिंदी निबंधों की परंपरा के साथ जोड़ के देखना चाहिए, क्योंकि अज्ञे जी पर आपने काम किया है तो काफ़ी कुछ प्रभाव उसका भी रहा होगा आप पर। अज्ञे जी का तो प्रभाव किस पर नहीं होगा, हुआ होगा। तो उनको पढ़ते पढ़ते उनकी भाषा शैली और उनका जो दर्शन है वो भी, और देखने की दृष्टि वो भी हमने तो प्राप्त किया है। और इस तरह से सौंदर्य को देखने का, जीवन को देखने का जो तरीका है, वो अज्ञे जैसे जो रचनाकार होते हैं वो अपने भावों को या दूसरे सर्जकों को वो दृष्टि देते हैं। महान रचनाकार नई परंपरा बनाता है और आने वाली परंपरा को भी प्रभावित करता है। मैं कुछ समीक्षा के संग्रह आपको बताने जा रही हूँ।
त्रिशंकु नाम से मुझे थोड़ा अजीब लगा था, पर मैंने जब पढ़ा तो पता चला कि ये आधुनिकता का वो दौर है ना। न हम पूरा पूर्व को छोड़ पाए, न पूरा हम पश्चिम को ग्रहण कर पाए हैं। आत्मनेपद हम लोग जब छात्र थे तो उस ग्रंथ को हम गीता की तरह पढ़ा करते थे। अनुवाद में उनका एक बहुत बड़ा काम है। कहते हैं कि सृजनात्मक लेखन करने वाला अनुवाद को दोयम दर्जे का काम समझता है, लेकिन अज्ञे ने ये बिल्कुल साबित कर दिया कि ऐसी महान रचनाएं श्रीकांत, द रेजिग्नेशन और गोरा। गोरा तो डॉक्टर साहब आपने उसका, रविंद्रनाथ पर तो आपका विशेष अधिकार है। गोरा उपन्यास को अनुदित करने का अज्ञे को क्यों अनिवार्य लगा होगा? नहीं, क्योंकि वो रविंद्रनाथ की परंपरा में है। हाँ, अच्छा। यानी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदी की परंपरा में। अच्छा। आगे एलियट की परंपरा में भी है और भारतीय हमारे रविंद्रनाथ की परंपरा में भी है। और आरंभ में तो जब वो कविता लिखना आरंभ करते हैं तब उनकी रचनाएं गीतांजलि का जो अंग्रेजी अनुवाद है उससे प्रभावित है और वो गद्य कविता की ओर भी जाते हैं, जो पहला कदम था इस दिशा में। तो इसलिए वो गोरा के अनुवाद में लगे तो स्वाभाविक है। और उस रचना ने भी उनको प्रभावित तो किया होगा, अवश्य प्रभावित किया होगा। कि कोई भी रचनाकार जो होता है वो, उन्होंने जो फिर रूढ़ी और परंपरा करके निबंध लिखा, जो टी.एस. एलियट का ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट का रूपांतर है, उसमें वो बताया है कि एक सर्जक अकेले से उसका कुछ नहीं, वो अपनी पूरी परंपरा के संदर्भ में होता है और इसलिए रूढ़ी और परंपरा के संदर्भ में वो बात करते हैं। मैं और भी कुछ बता, हाँ देखिए, संपादन ये है, कहना चाहिए कि सृजनात्मक